नमस्कार। आज की वर्चुअल कक्षा में बीए सेकेंड सेम के छात्रों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मनीषा पाठक, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय गीतांजलि कन्या महाविद्यालय में पदस्थ हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है भारत में नियोजन यानी प्लानिंग इन इंडिया, उद्देश्य, प्रकार एवं व्यूह रचना। आज के व्याख्यान के पश्चात आप जान पाएंगे कि नियोजन का अर्थ क्या है, नियोजन की विशेषताएं क्या होती हैं, नियोजन के प्रकार आप समझ सकेंगे और भारत में जो नियोजन की व्यूह रचना है उसके बारे में आप जान सकेंगे। छात्र इस बात से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि हम अपने आम जीवन में भी कोई भी कार्य करते समय योजना बनाते हैं। योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि योजना बनाने का उद्देश्य क्या है, किस कार्य के लिए आप योजना बना रहे हैं। दूसरी चीज, इस योजना को या इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास साधन क्या क्या हैं और इन साधनों के प्रयोग के द्वारा आप क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। जिस प्रकार हम दैनिक जीवन में योजना बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अर्थव्यवस्था में भी नियोजन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में जो नियोजन है वो एक वृहद स्तर का नियोजन होता है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार आर्थिक नियोजन आवश्यक रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ हेतु संगठित एवं उपयोग करने का एक मार्ग है। छात्र नियोजन या प्लानिंग का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। नियोजन का अर्थ है बहुत ही साधारण शब्द में कि हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि इस लक्ष्य प्राप्ति के साधन कौन से हैं और इसका हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। आर्थिक नियोजन की विशेषताओं के बारे में अब हम जान लें तो सबसे पहली जो चीज है नियोजन के अंतर्गत वो है लक्ष्य एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण। यहाँ पर लक्ष्य से क्या तात्पर्य है? लक्ष्य से तात्पर्य है वो दिशा जो हम अर्थव्यवस्था को देना चाहते हैं। लक्ष्य या दिशा कुछ भी हो सकते हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन यह लक्ष्य हो सकता है नियोजन का, कृषि का विकास, आर्थिक विकास यानी आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना, उद्योग में वृद्धि लाना, उद्योगों को विकसित करना, ये अलग अलग प्रकार के लक्ष्य नियोजन के हो सकते हैं। दूसरी विशेषता पर आते हैं तो जो दूसरी विशेषता है वह यह है कि आर्थिक नियोजन को करने वाली एक केंद्रीय नियोजन संस्था होती है। भारत में जैसा आप जानते ही होंगे, भारत में अब तक जो नियोजन है वह योजना आयोग के द्वारा किया जाता था और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तीसरी जो विशेषता है योजना के बारे में वह यह है कि नियोजन हमेशा एक निश्चित अवधि के लिए होता है। यह अवधि 1 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष की हो सकती है या उससे अधिक भी हो सकती है। भारत में 1 वर्ष के लिए भी नियोजन किया गया है कुछ आपातकालीन स्थितियों में, और सामान्य जो नियोजन की प्रक्रिया है वह 5 वर्षीय है। चौथी जो विशेषता है नियोजन के संबंध में वह है राज्य द्वारा हस्तक्षेप। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर राज्य का तात्पर्य है सरकार।
नियोजन का अर्थ है आर्थिक प्रक्रिया या आर्थिक प्रणाली में सरकार हस्तक्षेप करती है आर्थिक क्रियाओं में, जिससे वह पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। और पांचवी विशेषता है साधनों का अनुकूलतम प्रयोग। नियोजन का उद्देश्य है कि साधन जो हर देश के पास बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं, विकास के जो साधन हैं वह सीमित मात्रा में होते हैं। साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि इनके कई वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग से तात्पर्य है कि इनको कई जगह हम यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो किस प्रकार से इन साधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके। छात्र अब नियोजन का अर्थ और नियोजन की प्रमुख विशेषताएं समझ गए होंगे। अब हम आते हैं नियोजन के प्रकार पर। नियोजन को अलग अलग आधारों पे अलग अलग तरह से हम विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखें संगठन की प्रकृति के आधार पर किस प्रकार से हम नियोजन को विभक्त कर सकते हैं। सबसे पहले पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट प्लानिंग जिसे हम कहेंगे। पूंजीवादी नियोजन क्या है? पूंजीवादी नियोजन वो है जो कि पूंजीवादी देश जैसे यूएसए, यूके आदि में किया जाता है। पूंजीवादी नियोजन में सामान्यतः सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है। पूंजीवादी नियोजन एक प्रकार की स्वचालित व्यवस्था होती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे प्रश्नों का जवाब सरकार को देना पड़ता है। जैसे पहली चीज है किस वस्तु का उत्पादन हो, अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन हो। अब पूंजीवादी नियोजन के अंतर्गत चूंकि एक स्वचालित व्यवस्था है, इसमें स्वचालित व्यवस्था के अंतर्गत यह कार्य बाजार तंत्र के द्वारा किया जा सकता है। बाजार तंत्र के दो हिस्से होते हैं, एक उपभोक्ता और दूसरा उत्पादक। उपभोक्ता स्वहित से प्रेरित होकर उन्हीं चीजों की मांग करते हैं जिनकी उनके लिए बहुत अधिक उपयोगिता है। जिस ओर मांग होगी उन्हीं वस्तुओं से प्रेरित होकर लाभ भी उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में ज्यादा होगा। उत्पादक भी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार सभी वस्तुओं का उत्पादन मांग और पूर्ति के द्वारा अपने आप हो जाता है। पूंजीवादी नियोजन में सरकार नियोजन अवश्य करती है, परंतु बहुत कम मात्रा में और बहुत ही आवश्यक क्षेत्रों में, और वह कोशिश करती है कि राजकोषीय और अपने जो मौद्रिक तरीके हैं उनसे अपने कार्य वह पूर्ण कर ले। सामान्यतः सामान्य चीजों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। अब जो दूसरी प्रकार का जो नियोजन है जो संगठन के आधार पर होता है, उसको हम कहेंगे समाजवादी नियोजन। साम्यवादी में उसके पश्चात उस पर आऊंगी। पहले हम समाजवादी नियोजन को समझ लें कि समाजवादी नियोजन क्या है। समाजवादी नियोजन में पूरी अर्थव्यवस्था का नियोजन किया जाता है, पहली चीज तो ये समझ ले, और एक केंद्रीय संस्था के द्वारा यह नियोजन किया जाता है। सारे आर्थिक जो प्रश्न हैं उसका निर्णय केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। किस वस्तु का उत्पादन होगा, कितनी मात्रा में होगा, किस तकनीक से होगा, ये सारी चीजों का जवाब केंद्रीय नियोजन संस्था के द्वारा किया जाता है। समाजवादी नियोजन में निजी हित की जगह सार्वजनिक हित को महत्व दिया जाता है और इसका उद्देश्य होता है समाज में आर्थिक असमानताओं को कम करना। समाजवादी नियोजन
छात्र समझ गए होंगे। अब हम आते हैं साम्यवादी नियोजन की ओर। साम्यवादी नियोजन समाजवादी नियोजन का ही एक कठिन रूप कह सकते हैं। यूएसएसआर, चाइना जैसे देशों में साम्यवादी नियोजन पाया जाता है। यहाँ पर एक केंद्रीय संस्था पूरी अर्थव्यवस्था के लिए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नियोजन करती है और फिर उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वह दबाव, भय आदि का भी सहारा ले सकती है। यहाँ पर निजी स्वतंत्रता, उपभोक्ताओं की निजी स्वतंत्रता या उत्पादकों के लिए निजी उद्यम का कोई भी स्थान नहीं होता है। जो भी कार्य होता है वो सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप सरकार उसके लिए बल का प्रयोग कर सकती है या कोई और साधनों का भी प्रयोग कर सकती है। तो साम्यवादी अगर हम नियोजन देखें तो जो पूर्व रशिया था और वर्तमान में जो चाइना है वहां पर पाया जाता है। अब हम आते हैं तानाशाही नियोजन पर। तानाशाही नियोजन कुछ विशेष आपातकालीन स्थितियों जैसे युद्ध या किसी और अन्य संकट के समय देखा गया है। उस समय की विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए तानाशाही नियोजन का सहारा लिया गया। जैसे हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय या मुसोलिनी ने इस प्रकार का नियोजन किया था। अब हम आते हैं अगले नियोजन के प्रकार की ओर, जो कि है प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक नियोजन। यह समाजवादी और पूंजीवादी नियोजन का मिश्रण होता है। इसमें दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी नियोजन के भी और पूंजीवादी नियोजन के भी। यहाँ पर जो लक्ष्य होता है वह समाजवादी होता है, अर्थात समाजवादी नियोजन का अर्थ है आर्थिक असमानताओं का कम करना। इसी प्रकार से प्रजातांत्रिक नियोजन का लक्ष्य भी आर्थिक विषमताओं को दूर करने का होता है, परंतु जो तरीका अपनाया जाता है वह पूंजीवादी नियोजन का, अर्थात निजी स्वतंत्रता के द्वारा उपभोक्ताओं को और उत्पादकों को दोनों को स्वतंत्रता दी जाती है। प्रजातांत्रिक नियोजन को मिश्रित नियोजन भी कहा जाता है और छात्र यह जानते हैं कि मिश्रित नियोजन भारत में भी देखा गया है। आखिरी जो नियोजन है वो संगठन की प्रकृति के आधार पर वह है गांधीवादी नियोजन। गांधीवादी नियोजन को सर्वोदयी नियोजन भी कहा गया है और इस प्रकार के नियोजन का उद्देश्य है समाज से आर्थिक विषमताओं की समाप्ति और साथ ही अर्थव्यवस्था की जो अलग अलग इकाइयां हैं शासन की, भले ही वो छोटी से छोटी इकाई हो, गांव, शहर, हर इकाई को स्वतंत्र बनाना जिससे कि वह एक स्वतंत्र इकाई की तरह कार्य कर सके। इसके लिए गांधीवादी नियोजन में कुटीर और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही गई। तो छात्र ये जान गए हैं कि संगठन की प्रकृति के आधार पर नियोजन को हम मुख्यतः पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी, तानाशाही, प्रजातांत्रिक और गांधीवादी नियोजन में विभक्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं अवधि के आधार पर नियोजन। अवधि के आधार पर हम नियोजन को दो प्रकार से कर सकते हैं, अल्पकालीन नियोजन एवं दीर्घकालीन नियोजन। अल्पकालीन नियोजन जो हमारे सामने शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स या शॉर्ट टर्म समस्याएं रहती हैं उनको दूर करने के लिए जो नियोजन किया जाता है उसे अल्पकालीन या शॉर्ट टर्म प्लानिंग कहते हैं। यह नियोजन 1, 3 या 5 वर्ष के लिए किया जा सकता है। दीर्घकालीन नियोजन यानी दीर्घकालीन प्रवृत्तियों को, जैसे अशिक्षा को दूर करना,
या गरीबी दूर करना, इस प्रकार की जो दीर्घकालीन प्रवृत्तियां हैं उनको दूर करने के लिए जो नियोजन किया जाता है वह दीर्घकालीन नियोजन कहलाता है। जैसे भारत में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाया गया है और उस गोल का जो उद्देश्य है वह है कि 2020 तक निर्धनता समाप्त करना, सबको साक्षर बनाना। इसे हम दीर्घकालीन नियोजन कह सकते हैं। नियोजन निर्णय के आधार पर भी हो सकता है। निर्णय के आधार पर आज्ञामूलक एवं प्रोत्साहन मूलक सबसे पहला जो इसका डिवीजन है। आज्ञामूलक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि सरकार या जो नियोजन वाली संस्था है वह कुछ अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अगर आज्ञा या बल का प्रयोग करे, उसे आज्ञामूलक नियोजन कहा जाएगा। और प्रोत्साहन मूलक नियोजन में केवल सरकार प्रोत्साहन, अलग अलग तरीकों से प्रोत्साहन देके जिस दिशा निर्देश का वह चाहती है उन दिशा निर्देशों का पालन करवा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर नियोजन करने वाली जो संस्था है वह चाहे कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिले, तो ऐसी स्थिति में वह यह कर सकती है कि कृषि क्षेत्र में ऋण की जो दर है उसको कम कर सकती है। इससे अपने आप निवेश कृषि के लिए प्रोत्साहित होगा। अगर योजना करने वाली संस्था यह चाहे कि कुछ विशिष्ट स्थितियों में या विशिष्ट क्षेत्रों में उपभोग नहीं होना चाहिए, तो वहां पर वह टैक्स या कर में वृद्धि कर सकती है। इसे हम प्रोत्साहन मूलक या इंडिकेटिव प्लानिंग का नाम दे सकते हैं। यानी सरकार केवल इशारे से जिस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहती है उस लक्ष्य को वह प्राप्त करवा सकती है। निर्णय के आधार पर जो दूसरा विभक्तिकरण है वह है केंद्रित एवं विकेंद्रित नियोजन, सेंट्रलाइज्ड एवं डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। केंद्रित नियोजन कब होता है? केंद्रित नियोजन जब होता है जब कोई एक केंद्रीय संस्था पूरे देश के लिए, पूरे देश की आवश्यकताओं को समझकर, उसके साधनों का आकलन कर एक ही स्तर पर नियोजन करे, उसे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग या केंद्रित नियोजन कहेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी विकेंद्रित नियोजन, यह तब पाया जाएगा जब शासन के जो अलग अलग स्तर होते हैं, जिला स्तर, उसके ऊपर आपका राज्य का स्तर हो गया या केंद्रीय स्तर, हर स्तर पर वहां की विशिष्ट समस्याओं को देखकर, वहां के साधनों का आकलन करके अगर योजना बनाई जाए तो उसे विकेंद्रित नियोजन कहा जाता है। एक ही समय पे, छात्र ये ध्यान रखें, एक ही समय पर केंद्रित और विकेंद्रित नियोजन दोनों एक साथ रह सकते हैं। कुछ विशिष्ट चीजों के लिए केंद्रित नियोजन का सहारा लिया जा सकता है और छोटी जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके लिए विकेंद्रित नियोजन भी अपनाया जा सकता है। अब हम आते हैं भारत में नियोजन। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो नियोजन करने वाली जो संस्था है उसे प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग कहते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हो गई। अब तक हमारे यहाँ 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के। ये कुछ मुख्य बातें हैं भारतीय योजना आयोग के बारे में। और जैसा मैंने बताया कि योजना आयोग वह है जो भारत में नियोजन की प्रक्रिया करता आ रहा है। ये आप देख सकते हैं
प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष, जैसा मैंने कहा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। अब हम आते हैं भारत में जो योजनाओं का आधार रहा है, वह पहली चीज ये याद रखें कि भारत में जो सैद्धांतिक आधार रहा है वह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा अभी हमने पहले भी आपको बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें कुछ लक्षण पूंजीवादी नियोजन के होते हैं और कुछ लक्षण समाजवादी नियोजन के पाए जाते हैं। इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही साथ साथ काम करते हैं, परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारतीय नियोजन में जो महत्व दिया गया अभी तक, वो ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को दिया गया। दूसरा जो प्रमुख आधार रहा है भारतीय नियोजन का, वह था कि इस नियोजन का उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। यहाँ पर मैं छात्रों को यह बताना चाहूंगी कि जब हम समाजवादी समाज बोलते हैं, यह समाजवाद वैसा नहीं है जैसे कि रशिया या चाइना में था। यहाँ पर समाजवादी समाज से हमारा तात्पर्य है एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहाँ पर आर्थिक असमानताएं कम से कम हो, गरीब और अमीर वर्ग के मध्य अधिक अंतर ना हो। तो इस सैद्धांतिक आधार के साथ, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था और साथ में उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना, इसके साथ भारत में नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अब हम आते हैं भारत में नियोजन की व्यूह रचना। व्यूह रचना से छात्र ये समझें कि व्यूह रचना का अर्थ है रणनीति। कौन सी रणनीति कोई भी देश अपनाना चाहता है विकास की प्रक्रिया के लिए, अलग अलग व्यूह रचनाएं हो सकती हैं। और व्यूह रचना करना इसलिए आवश्यक है कि जैसा अर्थशास्त्र के विद्यार्थी अच्छे से समझते हैं कि हमारे पास विकास करने के जो साधन हैं वह हमेशा सीमित होते हैं। सीमित होने के साथ साथ ही उन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, यानी उनको कई जगह हम प्रयोग या यूज कर सकते हैं। इसलिए व्यूह रचना बनाना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से हम विकास करेंगे। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका जो पीरियड है वो है 1951 से 1956 तक। इसकी व्यूह रचना समझने से पहले ये आवश्यक है कि हम ये याद रख लें कि उस समय देश बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। विभाजन और उसके साथ आई जो समस्याएं थी, वो साथ ही उस समय जब देश स्वाधीन हुआ था उस समय की जो निर्धनता और साथ में बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं थी जिनके की निर्धनता भी इस प्रकार की थी जिसका शायद ही विश्व में कोई मुकाबला हो। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पे खड़े रख करना, ये सबसे पहला जो लक्ष्य था प्रथम पंचवर्षीय नियोजन का। प्रथम पंचवर्षीय नियोजन में जो व्यूह रचना अपनाई गई वह था विकास को कृषि एवं सिंचाई को विकसित करके विकास किया जाए। कृषि को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार, साथ ही खाद्यान्न की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इन सारी समस्याओं को तभी हम सुलझा सकते थे जब
कृषि क्षेत्र को विकसित किया जाए। अतः प्रथम पंचवर्षीय नियोजन की व्यूह रचना थी कृषि एवं सिंचाई विकास को प्राथमिकता देना। 31% यानी 31% जो हमारे साधन हैं वो हमने निर्धारित करे कृषि और सिंचाई के लिए। इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना हम कह सकते थे उसकी जो रणनीति थी वह थी विकास, कृषि क्षेत्र को विकसित करके विकास को प्राप्त करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर हम देखें, इसका जो पीरियड है 1956 से 1961। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस, जिनका आप सामने चित्र देख रहे हैं, उनके मॉडल पर आधारित थी और इस नियोजन में जो रणनीति अपनाई गई वह थी असंतुलित विकास की रणनीति। असंतुलित विकास से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर या क्षेत्र में निवेश अधिक करना, उसको अधिक विकसित करना, और जब वह क्षेत्र विकसित हो जाए तो अपने आप जो बाकी जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें भी विकास संभव हो सकेगा। तो इस रणनीति को असंतुलित विकास या अनबैलेंस्ड ग्रोथ की स्ट्रेटेजी कहा गया। असंतुलित विकास यहाँ पर जो किया गया उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक जो क्षेत्र है उसको विकसित करने के लिए कहा गया और औद्योगिक क्षेत्र में भी भारी और आधारभूत उद्योग को प्राथमिकता दी गई। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में छात्र याद रखेंगे कि यह असंतुलित विकास की रणनीति पर आधारित थी और दूसरी चीज, ये महालनोबिस नाम के एक बहुत महान अर्थशास्त्री हुए हैं, उनके मॉडल पर आधारित नियोजन था। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसका जो पीरियड है 1961 से 1966। इस योजना के लिए जो व्यूह रचना रची गई वह यह थी कि देश को आत्मस्फूर्ति की अवस्था हेतु तैयार करना। आत्मस्फूर्ति यानी विकास के लिए स्थितियां निर्मित हो जाए, ऐसी स्थिति निर्मित करना। और अभी तक जो 2 नियोजन हुए थे उससे यह नियोजकों को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि विकास के लिए कृषि और सिंचाई पर जोर देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अतः लक्ष्य रखा गया 5.6% ग्रोथ रेट का और कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना अधिक सफल नहीं रह पाई और 1966 से 1959 तक 3 एक वर्षीय नियोजन किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जिसका पीरियड है 1969 से 1974 पर, इसमें जो रणनीति अपनाई गई उस रणनीति को बड़े धक्के का सिद्धांत यानी बिग पुश थ्योरी कहा जाता है। बड़े धक्के का जो सिद्धांत है उसको अगर मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो इस प्रकार समझा सकती हूं कि अगर किसी कम विकसित देश को विकास करना है तो वह कम प्रयास या कम निवेश से संभव नहीं है। उसके लिए बहुत वृहत मात्रा में प्रयास और वृहत मात्रा में निवेश की आवश्यकता है। इसे बड़े धक्के का सिद्धांत या बिग पुश थ्योरी कहा जाता है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चूंकि ये बड़े धक्के के सिद्धांत पर आधारित थी, इसलिए इस योजना का आकार भी बहुत विशाल रखा गया और
इसमें जो उद्देश्य था वह था विकास के साथ साथ स्थिरता यानी स्टेबिलिटी प्राप्त करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक, ये अब तक बनाई गई 4 जो योजनाएं थी उनसे पूरी तरह से भिन्न थी। इसमें पहली बार राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जगह राष्ट्रीय आय में वितरण की समस्या की ओर ध्यान दिया गया। अभी तक जो योजनाएं बन रही थी उनका यह विचार था कि अगर हम बहुत तेजी से विकास करेंगे, राष्ट्रीय आय में अपने आप बहुत तेजी से वृद्धि होगी, तो निर्धनता की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। परंतु जब हमने चौथी योजना की शुरुआत में यह पाया कि विकास तो हुआ था, परंतु साथ साथ में गरीबी में भी और अधिक वृद्धि हो गई थी। इसलिए पहली बार इस ओर ध्यान दिया गया कि विकास के साथ साथ वितरण यानी राष्ट्रीय आय का वितरण भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार का समाज बनाया जाए जिसमें गरीब और अमीर में अधिक असमानता न हो। यह पांचवी पंचवर्षीय योजना इस प्रकार से अभी तक बनाई गई नियोजन से पूरी तरह से भिन्न थी कि इसमें राष्ट्रीय आय के समान वितरण पर जोर दिया गया। 1980 में 1 साल की 1 वर्षीय योजना बनी। फिर हम आते हैं 6th प्लान यानी 6वीं पंचवर्षीय योजना पर। 6वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो पीरियड है 1980 से 1985, और इस योजना में पुनः जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसका विचार आगे बढ़ाया गया, यानी वितरण जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है विकास के लिए, गरीबी दूर करना जो है बहुत आवश्यक है। और इसके लिए 6वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की बात कही गई। कई रोजगार की योजनाएं जिनका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में और असंगठित क्षेत्र में रोजगार और गरीबी को दूर करना, उन योजनाओं का प्रारंभ किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, इस योजना में भी हम देखते हैं कि वही विचार हमारा आगे बढ़ रहा है कि किस प्रकार से गरीबी को दूर किया जाए और बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार रोजगार उपलब्ध कराया जाए। कृषि उत्पादन में वृद्धि इस नियोजन में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ स्फीति रोकने के लिए भी विशिष्ट इसमें प्रयास किए गए, क्योंकि जैसे जैसे रोजगार बढ़ता है वैसे वैसे आय का अधिक बहाव होने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण महंगाई में वृद्धि होना भी स्वाभाविक है। इसलिए स्फीति रोकने के लिए भी इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में विशिष्ट रणनीति बनाई गई। 1990 से 92 तक आप जानते हैं कि बहुत ही कठिन समय था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। उस समय पुनः 2 1 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, यह योजना अब पुनः आप देखेंगे एक प्रकार से अन्य योजनाओं से बिल्कुल भिन्न थी। इसमें एक नया विचार या एक नई रणनीति हम देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह माना गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज्यादा संसाधन उपलब्ध है वह है मानवीय संसाधन। अतः अगर देश को विकसित होना है तो यह आवश्यक है कि मानवीय संसाधन का विकास हो, तभी हम देश में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। इसकी जो रणनीति बनी वह थी शिक्षा में वृद्धि, स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि, पेयजल समस्या का समाधान और
रोजगार दिलवाना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना अन्य योजनाओं से पुनः हम अलग पाते हैं कि इसमें मानवीय संसाधन का विकास पहली बार हम देखते हैं। 9वीं यानी 9th प्लान की ओर देखें तो 1997 से 2002 तक इसका समय दिया गया है और इसका जो उद्देश्य है वह पुनः विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण, यानी विकास इस प्रकार से हो कि विकास कुछ हाथों में या राष्ट्रीय आय कुछ हाथों में केंद्रित न रह के सब में बराबर से वितरित हो, यह विचार था। और इसके लिए सामाजिक सेवाओं में वृद्धि की ओर जोर दिया गया। टेंथ प्लान जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो काल है 2002 से 2007 तक। इस योजना की विशिष्ट बात यह है कि इसमें आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका की पुनः परिभाषा की गई। इसको इस तरह से छात्र समझ सकते हैं कि यह माना गया कि अब स्वतंत्रता को काफी समय हो चुका है, इसलिए हमारी जो निजी उद्योग है और निजी उद्यमी हैं वह काफी सशक्त हो गए हैं। अब उन्हीं क्षेत्रों में सरकारी उद्यम को बढ़ावा दिया जाए जहां पर निजी उद्यम आ नहीं रहा है किन्हीं कारणों से या आने की क्षमता नहीं रखता। केवल उन्हीं क्षेत्रों में सरकारी उद्यम को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार से आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका की पुनः परिभाषा इस नियोजन में हम पाते हैं। साथ ही साथ जो दूसरा विचार था वह था क्षेत्रीय संतुलित विकास का। क्षेत्रीय संतुलित विकास से तात्पर्य है कि सभी क्षेत्रों का, सभी राज्यों का बराबर से विकास हो, जिससे कोई भी क्षेत्र या समाज का कोई भी वर्ग या जनसंख्या का कोई भी वर्ग विकास से अछूता न रह पाए। 11th प्लान 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इस नियोजन में तीव्र आर्थिक विकास के साथ सभी को साथ लेने की बात की गई। समता से मतलब है सभी वर्ग साथ हों, खासकर वो वर्ग जो ऐतिहासिक दृष्टि से विकास की प्रक्रिया से दूर रह गए थे या पीछे रह गए थे। इस हेतु जो रणनीति हमने ली वह थी स्त्री पुरुष समानता, वर्ग समानता एवं अल्पसंख्यक विकास। यानी विकास तो हो परंतु साथ साथ सभी वर्गों को और सभी लोगों को साथ विकास करने का मौका मिले, यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति थी। 12th प्लान 2012 से 17 वर्तमान, इसमें और अधिक तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई, क्योंकि भारत उन कुछ देशों में था जो मंदी के दौर से अछूता रह गया, या मंदी तो यहाँ भी आई परंतु बाकी देशों से कम। तो हमारा उद्देश्य पहला है तीव्र आर्थिक विकास करना, दूसरा अधिक समावेशी यानी सबको साथ लेकर चलने वाला विकास, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज अनवरत विकास, यानी विकास इस प्रकार का हो जो टूटे नहीं, जिसकी श्रृंखला लगातार चलती रहे। इस प्रकार से नियोजन किया जाए जिससे प्राकृतिक संसाधन न केवल आज के विकास के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी आपके बचे रहें। उस प्रक्रिया को हम अनवरत विकास की प्रक्रिया कहते हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 है, उसमें अधिक तीव्र विकास के साथ अधिक समावेशी और अनवरत विकास की रणनीति
जो है हमने अपनाई है। अब हम आते हैं बहुत थोड़ी कुछ जो ग्रोथ हुई है हमारे यहाँ, ग्रोथ यानी विकास की जो दर है वह हम देखें तो प्रथम जो योजना थी फर्स्ट प्लान में विकास की दर 3.5 आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। सेकेंड प्लान में 4.2, थर्ड प्लान में 2.8, फोर्थ प्लान में 3.2, फिफ्थ प्लान में 4.7, सिक्स्थ प्लान में 5.5, सेवेंथ प्लान में 5.6, एट्थ प्लान में 6.5, नाइन्थ प्लान में 5.5, 10th प्लान में 7.7 एवं 11th प्लान में 7.8। इस प्रकार की वृद्धि हम नियोजन काल में पाते हैं। भारत में जो नियोजन हुआ है उसकी अगर हम सफलताओं की व्याख्या करें तो मुख्यतः हम यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि जिस देश में उद्योग के लिए कोई भी ढांचा नहीं था, हर चीज जब हम बाहर से मंगाते थे, उस देश में आधारभूत औद्योगिक ढांचे का निर्माण हुआ। साथ ही प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। हम बहुत महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ने वाले देशों की श्रृंखला में शामिल हो गए। ये मोटे तौर से अगर हम सफलता कहें, और सबसे बड़ी अगर हम कमी की ओर आए तो कमी सबसे बड़ी यह रही है कि इतने सब विकास के बाद और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बाद अभी भी गरीबी दूर हम नहीं कर पाए हैं। सामाजिक असमानताओं में भी कोई खास कमी हम नहीं पाते हैं। यह भारतीय नियोजन की सबसे बड़ी असफलता है। छात्रों से मैं कुछ नियोजन के बारे में कुछ एक विशेष चीज कहना चाहूंगी कि भारत में अब जो नियोजन का कार्य है वो योजना आयोग की जगह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इस संस्था को दिया गया है, जिसे नीति आयोग आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। इसके बारे में नियोजन तो होगा, परंतु अब इसके लिए योजना आयोग की जगह एक दूसरी संस्था होगी, नीति आयोग, और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया है। इसमें विकेंद्रित नियोजन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, यानी राज्यों की बराबर की भागीदारी होगी। छात्र इससे बहुत अच्छे से परिचित हो जाएं। हालांकि अभी ये हमारे किताबों में शामिल नहीं हुआ है, परंतु अर्थशास्त्र के छात्रों को यह जानना आवश्यक है कि भारत में 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की जो स्थापना हुई है और उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे। वाइस चेयरमैन श्री अरविंद पनगरिया, ये एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये होंगे। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सब इनकी गवर्निंग काउंसिल में होंगे, यानी उन्हें बराबरी का दर्जा दिया गया है। राज्यों की जो विशिष्ट समस्याएं हैं उनको स्थान दिया जाएगा। तो आगे से योजना आयोग की जगह नीति आयोग, NITI शब्द याद रखें छात्र, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नियोजन का कार्य अब इस संस्था के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। छात्र कुछ सवाल पूछना चाहें? संक्षेप में पूछ लें अगर कोई सवाल पूछना चाहे।
होशंगाबाद एनएमबी कॉलेज से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जी, जोर से बोलें। मैम 1966 थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। मैम 1966, 1980 और 1992 में ऐसी क्या स्थिति थी जिनके कारण एक वर्षीय प्लान जारी करना पड़ा? 1966 में देखिए युद्ध की स्थिति आ गई थी, है ना, और 90 में आप जानते हैं कि एक आर्थिक संकट आया था, जो आप आगे की कक्षाओं में जरूर पढ़ेंगे उसके बारे में। जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में जो संकट आया था, उसके कारण नई आर्थिक नीति 1991 से प्रारंभ की गई। उसके कारण हमको एक वर्षीय नियोजन का सहारा लेना पड़ा। तो मैंने जैसे बताया है कि कई बार हमको योजना को खत्म करके पंचवर्षीय योजना को हटाकर उसकी जगह रोलिंग प्लान्स का सहारा लेना पड़ता है। एक आध क्वेश्चन और संक्षेप में। हेलो मैम। हेलो जी बोलें। जी मैम, राष्ट्रीय आय का ये समान वितरण किस प्रकार से होता है? राष्ट्रीय आय का समान वितरण से अर्थ आप पूछना चाह रहे हैं? जी मैम। राष्ट्रीय आय का समान वितरण से अर्थ है कि जो अलग अलग वर्ग है समाज में, उनमें आय में अधिक अंतर ना हो। आय में अंतर होना तो स्वाभाविक, ऐसा नहीं हो सकता कि सबके बराबर से आय हो, परंतु बहुत अधिक अंतर ना हो। कोई ऐसा ना हो कि कोई वर्ग बहुत ज्यादा अमीर है और कोई वर्ग ऐसा है कि जिसमें अपनी बेसिक आवश्यकताएं भी वह पूरी नहीं कर सकता है ना। और दूसरी चीज आपने बोला कि किस प्रकार से होता है, तो देखिए अगर सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, है ना, तो अपने आप आय का सृजन होगा और अधिक असमानताएं आपको समाज में नहीं देखने को मिलेंगी। थैंक यू। थैंक यू। बाकी अगली कक्षा में